वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीसीडब्ल्यू के सीबीएस कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जो सीबीएस कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज बीसीडब्ल्यू के द्वारा स्टार्ट किया गया है, इसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों के सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। वैसे क्वेश्चंस जो इस बार के 72nd प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो डायमेंशन आप लोगों को 72nd प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के होते हैं, उसको हम लोग इस कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज के अंतर्गत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को हिस्ट्री का क्वेश्चंस जो है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन जो आज हम लोगों के सीबीएस का टॉपिक है, वो आप लोगों को क्वेश्चंस पहले दे दिया गया होगा एंड आई होप कि अभी तक आप लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। तो जितने भी आपके आंसर्स आए होंगे वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को इस क्वेश्चंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स को इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा, वो हमारे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर कर एक्सेस पीडीएफ का कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसका डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया था वो था आपको अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के लहजे से। और एक क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीलिम्स होंगे उसमें आपको अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको और क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथन जो दिए गए हैं उनको कंसीडर कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सी रूट डिस्कवरी टू इंडिया। ठीक है, हिंदी में अगर हम लोग देखें तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कुछ स्टेटमेंट आप लोगों को दिया हुआ है। जैसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वास्को डिगामा अराइव्ड एट कैलिकट ऑन 20 मार्च 1498। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वास्को डिगामा जो पहला पुर्तगाली था जो भारत आया नए समुद्री रास्ते से, न्यू सी रूट से, वो 20 मार्च 1498 को आया था। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि किंग मैनुअल फर्स्ट of Portugal sent Vasco da Gama specifically to break the monopoly of Arab and Venetian traders over the spice trade। इसको मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा आपको। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि पुर्तगाल के राजा मैनुअल फर्स्ट ने वास्को डिगामा को विशेष रूप से मसालों के व्यापार पर अरब और वेनिस के व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए भेजा गया था। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि द हिंदू रूलर ऑफ कैलिकट जामोरिन इनिशियली अपोज्ड वास्को डिगामा एंड रिजेक्टेड हिम ट्रेडिंग राइट्स। और तीसरा स्टेटमेंट जो हिंदी में है कि कालीकट के हिंदू शासक जामोरिन ने शुरू में वास्को डिगामा का विरोध किया और उसे व्यापार के अधिकार देने से मना कर दिया। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको पोर्टुगल लोगों से रिलेटेड दिए हुए हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन का डिमांड ये है कि जो उपयुक्त कथन दिए गए हैं उनमें से कौन से कथन, उनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। तो जो गलत स्टेटमेंट होगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना था। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि वास्को डिगामा अराइव्ड कैलिकट ऑन 20 मार्च 1498। वास्को डिगामा कालीकट 20 मार्च 1498 को आया। ये गलत है। वास्को डिगामा जो कैलिकट आया था वो आपको मई में आया था, 20 मई 1498। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा जो है वो कैलिकट आया है और यहाँ पर डेट दिया हुआ है 20 मार्च, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है कि किंग मैनुअल फर्स्ट of Portugal sent Vasco da Gama specifically to break the monopoly of Arab and Venetian traders over the spice trade। ये सही बात है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि जो व्यापार होता था भारत का
आपको इससे मसाले का, वो 6th और 7th सेंचुरी के बाद पूरी तरीके से पारंपरिक जो ट्रेड रूट्स थे, व्यापार मार्ग थे, वो आपको इनके कंट्रोल में, अरब्स लोगों के कंट्रोल में आ गए थे, और जिसकी वजह से मसालों का व्यापार काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया था। तो ये जो किंग मैनुअल थे पोर्टुगल के, उन्होंने वास्को डिगामा को भेजा था इसीलिए कि वास्को डिगामा नए रास्ते की खोज करे, ताकि उस नए रास्ते के जरिए पुर्तगाल भी जो है वो भारत के मसाले व्यापार में इन्वॉल्व हो सके। तो ये स्टेटमेंट सही है कि किंग मैनुअल फर्स्ट ने वास्को डिगामा को भारत भेजा था अरब और वेनेशियन ट्रेडर्स लोगों का जो एकाधिकार था, मोनोपोली स्पाइस ट्रेड पे, उसको तोड़ने के लिए। ये स्टेटमेंट सही है। और तीसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि द हिंदू रूलर ऑफ कैलिकट जामोरिन इनिशियली अपोज्ड वास्को डिगामा एंड रिजेक्टेड हिम ट्रेडिंग राइट्स। ये गलत है। वास्को डिगामा जब आया था तो वास्को डिगामा सबसे पहले कैलिकट में लैंड किया है, और कैलिकट का उस समय का जो राजा हुआ करता था वो हुआ करता था जामोरिन, और जामोरिन ने शुरुआत में वास्को डिगामा को वेलकम किया था, वास्को डिगामा को स्वागत किया था। हालांकि बाद में वास्को डिगामा ने जो गिफ्ट दिया था जामोरिन का, वो काफ़ी सब स्टैंडर्ड गिफ्ट था, और बाद में जामोरिन का वास्को डिगामा से लेकर मतभेद हमें देखने को मिलता है, लेकिन वो बाद की घटना है। यहाँ क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया हुआ है इनिशियली, तो शुरुआत में वास्को डिगामा को जामोरिन जो कालीकट का राजा था उसने स्वागत किया था, और वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, वहां से वास्को डिगामा ने एक नई समुद्री मार्ग, एक न्यू सी रूट खोजा था, और उसमें इसकी मदद अब्दुल मजीद नाम के इंडियन मर्चेंट ने भी किया था। तो वास्को डिगामा जो 1498 में कैलिकट आया, वास्को डिगामा को कैलिकट तक पहुंचने में एक इंडियन मर्चेंट अब्दुल मजीद ने भी सहयोग दिया था। और क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वास्को डिगामा 20 मार्च को नहीं आया था, वास्को डिगामा 20 मई को आया था। तो एक तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, और दूसरा स्टेटमेंट है कि शुरुआत में कैलिकट के राजा जामोरिन ने वास्को डिगामा का अपोज नहीं किया था। और क्वेश्चन पूछ रहा है कौन इनकरेक्ट है, तो 1 और 3 जो थे वो इनकरेक्ट थे, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो है सी। तो जो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था सी। दैट मीन्स पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट गलत था, दूसरा स्टेटमेंट सही था। और जो पोर्टुगल हैं वो पहले यूरोपियन पावर हैं जो भारत में आए हैं। तो अगर आप अराइवल ऑफ यूरोपियंस, भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि पोर्टुगल 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 के बाद डच, डच के बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद डेन्स, पोर्टुगल, डच, ब्रिटिश, डेन्स, और डेन्स के बाद फ्रेंच। ठीक है, तो पोर्टुगल, डच, ब्रिटिश, डेन्स, फ्रेंच, ये पावर्स हैं जो भारत में आए थे नए समुद्री रास्ते के तहत। और इसमें जो पोर्टुगल थे, मतलब पोर्तुगीज जिनको पुर्तगाली कहते हैं, ये पहले पावर हैं जो भारत में आए थे। और पहला पोर्टुगीज जो भारत में आया था वो था वास्को डिगामा, और ये आया था 1498 में। और वास्को डिगामा जब आया था तो वो कहाँ लैंड किया था? कैलिकट में। और कैलिकट में उस समय हिंदू राजा हुआ करता था जामोरिन। और कैलिकट में जो वास्को डिगामा पहुंचा, ये पहुंचा विद द हेल्प ऑफ अब्दुल मजीद। और जब वास्को डिगामा कैलिकट पहुंचा था तो वहां पर पहले से अरब मर्चेंट्स मौजूद थे, और अरब मर्चेंट्स लोगों ने कोशिश की थी जामोरिन के कान भरने की कि जामोरिन पोर्तुगीज लोगों को कैलिकट से भगा दे। लेकिन जामोरिन ने अरब्स लोगों की बात नहीं मानी थी, और उसके बाद अरब्स लोगों ने खुद से जो भारत में पुर्तगाली आए थे उन पर आक्रमण करना, उन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। और पहला व्यक्ति, पहला पोर्तुगीज जिसको अरब्स लोगों का अटैक भारत में फेस करना पड़ा, वो था पेद्रो अल्वारेज कैब्रल। तो पेद्रो अल्वारेज कैब्रल जो है वो पहला पोर्तुगीज है। Pedro Alvarez Cabral, he is the first Portuguese to face Arab attacks in India। भारत में पुर्तगाली लोगों पर जो अरब लोगों ने अटैक किया
उस अटैक को फेस करने वाला पहला पोर्तुगीज पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था। क्यों? क्योंकि वास्को डी गामा 1498 में आया है, उसके बाद वास्को डी गामा 1502 में आया है, और उसके बाद वास्को डी गामा 1524 में आया है। तो वास्को डी गामा का जो भारत आने का टाइम है, वास्को डी गामा 3 बार भारत आया है। सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया है 1498, दूसरी बार आया है 1502, और तीसरी बार आया है 1524। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वास्को डी गामा भारत कब कब आया, 1498, 1502, 1524। क्लियर है ये चीज? और वास्को डी गामा 1498 के बाद चला गया था। अरब लोगों ने जब अटैक फेस करना स्टार्ट किया, अरब लोगों ने अटैक करना स्टार्ट किया, तो पहला पोर्तुगीज था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, जिसको भारत में अटैक फेस करना पड़ा। पोर्तुगीज लोगों के 3 फैक्ट्री बने थे इंडिया में। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में पोर्तुगीज लोगों की फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ थी। तो पहली फैक्ट्री जो पोर्तुगीज लोगों की स्टैब्लिश हुई है वो हुई है कालीकट में। कालीकट के बाद कोच्चिन, कोच्चिन के बाद कैनानौर। तो पहली फैक्ट्री जो पोर्तुगीज लोगों की, पुर्तगाली लोगों की भारत में स्टार्ट हुई है वो है कालीकट। कालीकट में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था 1500 में। कोच्चिन, कोच्चिन में इन्होंने स्टार्ट किया 1501, और कैनानौर, कैनानौर में स्टार्ट किया उन्होंने 1505, 1505। तो ये 3 फैक्ट्री हैं आपको पोर्तुगीज लोगों की, ठीक है। और पोर्तुगीज से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन था वो हम लोगों ने देख लिया कि इस क्वेश्चन में शुरुआत के पहले और तीसरे स्टेटमेंट गलत थे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच पोर्तुगीज गवर्नर, कौन सा पोर्तुगीज गवर्नर या वाइसरॉय ने को क्रेडिट दिया जाता है फॉर अग्रेसिवली इंप्लीमेंटिंग काटा जे सिस्टम एज पार्ट ऑफ हिज ब्लू वाटर पॉलिसी। अगर सरल शब्दों में कहे तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको काटा जे सिस्टम भी कहते हैं, वो निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर की पॉलिसी थी। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका। पहला ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांसिस्को दी अल्मीरा, दूसरा दिया हुआ है अल्फोंसो दी अल्बुकर्कू, तीसरा दिया है वास्को डी गामा, 14 दिया हुआ है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। तो ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, जिसको हम लोग काटाजे सिस्टम भी कहते हैं, ये अल्मीरा की पॉलिसी थी। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन सेकंड का वो होगा ए, दैट इज फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। आप लोगों का क्या जवाब था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्वेश्चन सेकंड का जो जवाब क्या होगा, कि वो कौन से पुर्तगाली गवर्नर थे जिनकी पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी थी। तो जो सही जवाब होगा वो होगा फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा जो है 1505 से 1505 ऑनवर्ड्स, 1505 के बाद हमें भारत में पोर्तुगीज गवर्नर्स की नियुक्ति देखने को मिलती है, क्योंकि 1505 तक आते आते पोर्तुगीज लोग अपना 3 फैक्ट्री भारत में स्टैब्लिश कर लेंगे। तीसरा फैक्ट्री जो पोर्तुगीज लोगों ने स्टैब्लिश किया था वो कोचिन था, और इस समय तक तीसरा फैक्ट्री जो पोर्तुगीज लोगों ने स्टार्ट किया था वो कैनौर था। पहला फैक्ट्री कैलीकट है, दूसरा फैक्ट्री कोचिन है, तीसरा फैक्ट्री कैनानौर है। तो 1505 तक आते आते पोर्तुगीज लोगों ने अपनी तीसरी फैक्ट्री कैनानौर में स्थापित कर ली थी, लेकिन 3 फैक्ट्री स्थापित करने के बावजूद पोर्तुगीज लोगों को अरब लोग रिपीटेडली अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से जो पुर्तगाल का उस समय का राजा होगा किंग जॉन, वो पुर्तगाली लोगों के लिए, पोर्तुगीज लोगों के लिए भारत में सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए पुर्तगाली गवर्नर्स की नियुक्ति करने लगेगा। और इसीलिए 1505 से 1505 के बाद से हमें भारत में पुर्तगाली गवर्नर, पोर्तुगीज गवर्नर्स की नियुक्ति देखने को मिलती है। और इसमें सबसे पहले जो पोर्तुगीज गवर्नर हैं वो हैं फ्रांसिस्को दी अल्मीरा, जो पहला ऑप्शन है। फ्रांसिस्को दी अल्मीरा चाहता था कि पोर्तुगीज लोगों को इंडियन ओशियन का सुप्रीम पावर बना दे, मतलब जो इंडियन ओशियन है उसमें पुर्तगाली लोगों का, पोर्तुगीज लोगों का काफी ज्यादा होल्ड तैयार हो जाए, ताकि पोर्तुगीज लोग भारत के ट्रेड, भारत के व्यापार को कंट्रोल कर सके। तो ये जो नीति थी, ये जो पॉलिसी थी अल्मीरा की, जिसके तहत अल्मीरा पोर्तुगीज लोगों को, पुर्तगाली लोगों को इंडियन ओशियन का सुप्रीम नेवल पावर बनाना चाहता था, इसी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी और काटाजे सिस्टम कहते हैं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीरा की पॉलिसी थी, और ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अल्मीरा
पोर्तुगीज लोगों को इंडियन ओशियन का सुप्रीम पावर बनाना चाहता था। अब देखिए, अगर आप मैप देखिएगा तो जैसे कि ये इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। अब यहाँ पर आपको अरेबियन सी है, अरेबियन सी, यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी होती है, और उसके बाद यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन होता है। ठीक है, और ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, जहां से क्वेश्चन आया है, ब्लू वाटर पॉलिसी और काटाजे सिस्टम, इसके तहत अल्मीरा चाहता था कि पोर्तुगीज लोगों को इंडियन ओशियन का सुप्रीम पावर बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि अगर पोर्तुगीज लोग इंडियन ओशियन का सुप्रीम पावर बन जाते तो फिर पोर्तुगीज लोग अरेबियन सी के व्यापार को भी कंट्रोल कर सकते थे, पोर्तुगीज लोग बे ऑफ बंगाल के भी व्यापार को कंट्रोल कर सकते थे, और साथ ही साथ वो व्यापार जो इंडियन ओशियन के दक्षिण, इंडियन ओशियन के साउथ से पास होता, उस व्यापार को भी पोर्तुगीज लोग कंट्रोल कर पाते अगर पोर्तुगीज लोगों का कंट्रोल इंडियन ओशियन पे हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडियन ओशियन है वो काफी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, और इसीलिए अल्मीरा पोर्तुगीज लोगों को इस इंडियन ओशियन का सुप्रीम पावर बनाना चाहता था, और वही जो उसकी नीति है, वही उसकी जो पॉलिसी है, उसी को हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी और काटाजे सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी परस्यू करने के दौरान अल्मीरा क्या करने लगेगा कि जो भी रीजनल पावर्स होंगे, जो भी भारत के क्षेत्रीय राजनीतिक ताकत होंगे, उनकी नेवी को अल्मीरा डिस्टर्ब करने लगेगा, और इसीलिए अल्मीरा की एक लड़ाई भी होती है जिसको बैटल ऑफ चौल कहते हैं, चौल की लड़ाई। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चौल की लड़ाई या फिर बैटल ऑफ चौल किस पोर्तुगीज गवर्नर की लड़ाई है? तो अल्मीरा की, और इस चौल की लड़ाई में अल्मीरा का बेटा मारा जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ जो क्वेश्चन आया हुआ था वो ब्लू वाटर पॉलिसी से था, तो ब्लू वाटर पॉलिसी का सही जवाब जो होगा वो होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। लेकिन ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था ये भी मैंने आपको बता दिया, और ब्लू वाटर पॉलिसी की वजह से अल्मीरा की एक लड़ाई हुई थी जिसको चौल की लड़ाई, बैटल ऑफ चौल कहते हैं, जिसमें अल्मीरा का बेटा मारा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बैटल ऑफ चौल, चौल की लड़ाई किस पोर्तुगीज गवर्नर की पॉलिसी है? तो अगेन अल्मीरा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था अल्फोंसो दी अल्बुकर्कु। अल्फोंसो दी अल्बुकर्कु भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्तुगीज गवर्नर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और अल्बुकर्कु से रिलेटेड चूंकि ऑप्शन दिया हुआ है, तो अल्बुकर्कु से रिलेटेड फैक्ट्स ये है कि अल्बुकर्कु ने परमिट सिस्टम स्टार्ट किया था फॉर नॉन पोर्तुगीज शिप्स, परमिट सिस्टम फॉर नॉन पोर्तुगीज शिप्स। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन पोर्तुगीज गवर्नर थे जिन्होंने परमिट सिस्टम स्टार्ट किया था? तब आपका आंसर हो जाता अल्बुकर्कु। परमिट सिस्टम कहने का मतलब कि वैसे शिप्स जो कि पुर्तगालियों के जहाज नहीं थे, अगर वैसे जहाज को इंडियन ओशियन से पास होना पड़ता तो वैसी जहाजों को पोर्तुगीज लोगों से परमिट लेनी पड़ती, इसी को परमिट सिस्टम कहते हैं। और परमिट सिस्टम किस पोर्तुगीज गवर्नर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो अल्फोंसो दी अल्बुकर्कु। अल्फोंसो दी अल्बुकर्कु भी आपके एग्जाम के लहजे से इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अल्फोंसो दी अल्बुकर्कु ने गोवा को कैप्चर किया था, तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा पोर्तुगीज गवर्नर था जिसने गोवा को कैप्चर किया था? तो गोवा को अल्बुकर्कु ने कैप्चर किया है इन 1510, 1510 में। तो ये दूसरा फैक्ट है अल्बुकर्कु से रिलेटेड। और तीसरा, जहां जहां पोर्तुगीज लोगों का कंट्रोल था उन एरिया से अल्बुकर्कु ने सती सिस्टम को हटा दिया था। तो तीसरा जो कंट्रीब्यूशन है अल्बुकर्कु का, जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ था, वो ये था कि इसने सती को बैन कर दिया था, बैंड सती फ्रॉम पोर्तुगीज कंट्रोल्ड टेरिटरी, फ्रॉम पोर्तुगीज कंट्रोल्ड टेरिटरीज। वैसे एरिया जो कि पोर्तुगीज लोगों के कंट्रोल में आते थे, उन एरिया से अल्बुकर्कु ने सती सिस्टम को खत्म कर दिया था। तो अल्बुकर्कु से रिलेटेड ये तीन फैक्ट थे। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा, आपको पता है कि वास्को डिगामा जो था वो गवर्नर नहीं था, ही वॉज अ ट्रैवलर, ही वॉज अ मर्चेंट हु केम टू इंडिया इन 1498। और पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेड्रो अल्वारेज कैब्रल हमने देखा है कि वो पहला पोर्तुगीज है जिसको अरब्स लोगों का अटैक इंडिया में फेस करना पड़ा था।
तो दो गवर्नर के ऑप्शन दिए हुए थे, अल्मीरा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्कु, और क्वेश्चन था ब्लू वाटर पॉलिसी किसका था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। इसके अलावा अल्फोंसो दी अल्बुकर्कु भी पोर्तुगीज गवर्नर थे, उनसे रिलेटेड मैंने आपको चीजें बता दी। एक और गवर्नर जो हैं जो ऑप्शन में नहीं है लेकिन वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है, वो है निन्नो दा कुन्हा। तो अल्मीरा हमने देख लिया जो कि सही जवाब है, ब्लू वाटर पॉलिसी। बैटल ऑफ चॉल भी अल्मीरा से रिलेटेड है। अल्बुकर्कु भी हमने देख लिया, परमिट सिस्टम स्टार्ट किया, गोवा को कैप्चर किया 1510 में, सती को खत्म किया। और एक और पोर्तुगीज गवर्नर है जो आपके एग्जाम के लहजे से इंपॉर्टेंट है, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, वो है निन्नो दा कुन्हा। तो तीसरा पोर्तुगीज गवर्नर जो है वो है निन्नो दा कुन्हा। और निन्नो दा कुन्हा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि निन्नो दा कुन्हा ने पोर्तुगीज लोगों का हेडक्वार्टर गोवा शिफ्ट किया था। तो गोवा को कैप्चर किया है अल्बुकर्कु ने, लेकिन गोवा को पोर्तुगीज लोगों का मुख्यालय, हेडक्वार्टर बनाने का काम किया है निन्नो दा कुन्हा। तो ये तीसरा पोर्तुगीज गवर्नर है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो निन्नो दा कुन्हा से रिलेटेड पहला फैक्ट तो ये है कि ही शिफ्टेड हेडक्वार्टर ऑफ पोर्तुगीज, पुर्तगालियों लोगों का मुख्यालय निन्नो दा कुन्हा ने शिफ्ट किया कहां, गोवा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन आया गोवा किसने कैप्चर किया पोर्तुगीज के लिए, तब आपका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्कु। और अगर क्वेश्चन आया कि गोवा अपना मुख्यालय पुर्तगाली लोगों का किस गवर्नर ने शिफ्ट किया है, तब आपका आंसर हो जाएगा निन्नो दा कुन्हा। और दूसरा रिलेटेड फैक्ट निन्नो दा कुन्हा से रिलेटेड ये है कि निन्नो दा कुन्हा ने गुजरात के राजा बहादुर शाह की हत्या की थी। तो यह भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से पोर्तुगीज गवर्नर थे जिसने गुजरात के राजा बहादुर शाह की हत्या की थी। अगेन योर आंसर विल बी निन्नो दा कुन्हा। तो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट निन्नो दा कुन्हा से रिलेटेड ये है कि निन्नो दा कुन्हा मर्डर्ड गुजरात एम्परेर बहादुर शाह, गुजरात एम्परेर बहादुर शाह। ये बहादुर शाह मुगल वाले बहादुर शाह नहीं है, ये गुजरात सल्तनत से बिलोंग करते थे बहादुर शाह। और ये बहादुर शाह जो हैं वो हुमायूं के कंटेम्पररी हैं, हुमायूं के समकालीन हैं। तो इस बहादुर शाह को आप मुगल वाला बहादुर शाह से कंफ्यूज मत होइएगा। ये बहादुर शाह एक क्षेत्रीय किंगडम गुजरात सल्तनत के राजा थे, और इनका हत्या निन्नो दा कुन्हा जो पोर्तुगीज के तीसरे गवर्नर हैं उनके द्वारा की गई थी। तो ये आपको क्वेश्चन आया हुआ था, ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी। अगेन द आंसर वाज अबाउट, इट वाज ऑफ अल्मीरा। ठीक है जी। और ब्लू वाटर पॉलिसी किया थी ये भी मैंने बता दिया। इस पॉलिसी के अंतर्गत पोर्तुगीज लोगों को इंडियन ओशियन का सुप्रीम पावर बनाना चाहता था अल्मीरा। सो दैट वाज ब्लू वाटर पॉलिसी, उसी को काटाजे सिस्टम भी कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल डिड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड डिफीट बाय एन इंडियन किंगडम इन 1741। मतलब 3 लड़ाई दी गई है और इसमें पूछ रहा है कि इसमें से वो कौन सी लड़ाई है जिस लड़ाई में डच लोगों को किसी इंडियन रूलर, किसी भारतीय राजा से पराजय का सामना करना पड़ा है। और ये 3 लड़ाई जो आपके सामने दिया हुआ है वो दिया हुआ है बैटल ऑफ मसूलीपट्टनम की लड़ाई, बैटल ऑफ अड्यार, बैटल ऑफ कोलाचल एंड बैटल ऑफ बिदारा। तो 4 लड़ाई दिया हुआ है और इसमें आपको पूछ रहा है कि इसमें से किस लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया है किसी इंडियन किंगडम ने 1741 में, 1741 में। तो इसका क्या जवाब आपने मार्क किया था, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि वो कौन सी लड़ाई थी जिसमें डच लोगों को किसी इंडियन रूलर ने हराया था। तो जो भी आपने जवाब लिखा है उसको हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तो जैसे पहला दिया हुआ है बैटल ऑफ मसूलीपट्टनम की लड़ाई जो है वो 1673 की लड़ाई है। और ये मसूलीपट्टनम की लड़ाई जो हुई थी ये हुई थी बिटवीन डच वर्सेस ब्रिटिश। तो ब्रिटिश और डच लोगों के बीच में ये लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ मसूलीपट्टनम। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है किसी इंडियन किंगडम के द्वारा डच को हराया गया उस लड़ाई का नाम बताइए।
तो ये बैटल ऑफ मसूलीपट्टनम डच और ब्रिटिश लोगों के बीच में हो रहा है, कोई इंडियन किंगडम तो इन्वॉल्व है नहीं, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत था। दूसरा था बैटल ऑफ अड्यार। बैटल ऑफ अड्यार मतलब अड्यार की लड़ाई, और अड्यार की लड़ाई जो होगी वो 1746 1746 में लड़ी गई है। और अड्यार की लड़ाई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ब्रिटिश लोगों के बीच में है। अगेन डच लोग इसमें इन्वॉल्व हैं नहीं, तो इसलिए बैटल ऑफ अड्यार, अड्यार की लड़ाई जो होगी ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा लड़ाई है बैटल ऑफ कोलाचल, कोलाचल की लड़ाई, और कोलाचल की लड़ाई जो होगी वो 1741 1741 में हुई है। तो ये जो कोलाचल की लड़ाई है ये वो लड़ाई है जिसमें इंडियन किंगडम ने डच लोगों को हराया है, और इंडियन किंगडम में महाराजा ऑफ ट्रावंकोर, त्रावंकोर के राजा और डच लोगों के बीच में जो लड़ाई हुई है वही है बैटल ऑफ कोलाचल। और बैटल ऑफ कोलाचल 1741 1741 में लड़ी गई है। और ये कोलाचल की लड़ाई लड़ी गई है किसके किसके बीच में, तो डच वर्सेस महाराजा ऑफ ट्रावंकोर, डच वर्सेस महाराजा ऑफ ट्रावंकोर। अब ये जो ट्रावंकोर है ये इंडियन किंगडम है कि नहीं, ठीक है। और ये ट्रावंकोर के राजा जो थे उन्होंने कोलाचल की लड़ाई में डच लोगों को हराया था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता है इसका सी, ठीक है। लेकिन फिर भी लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है बैटल ऑफ बिदारा। बैटल ऑफ बिदारा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट लड़ाई है। बैटल ऑफ बिदारा को ही बैटल ऑफ चिंसूरा भी कहते हैं, ठीक है। और बैटल ऑफ बिदारा इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लड़ाई डच और ब्रिटिश लोगों के बीच में होगी, और ये लड़ाई में जो डच लोग होंगे वो मीर जाफर के सपोर्ट में आएंगे। तो बैटल ऑफ बिदारा, बिदारा की लड़ाई जो है वो 1759 1759 में लड़ी गई है। बैटल ऑफ बिदारा को ही बैटल ऑफ चिंसूरा भी कहते हैं, चिंसूरा की लड़ाई। तो बैटल ऑफ बिदारा कहिए या बैटल ऑफ चिंसूरा कहिए, दोनों एक ही है। वो 1759 1759 में लड़ी गई है, और ये लड़ी गई है बिटवीन डच वर्सेस ब्रिटिश, ओके। और इसमें जो डच लोग थे वो लोग मीर जाफर के सपोर्ट में आए थे, केम इन सपोर्ट ऑफ मीर जाफर। और इस लड़ाई में डच लोग हार गए थे, और डच लोगों के हारने की वजह से मीर जाफर को बंगाल का नवाबशिप खोना पड़ा था। बैटल ऑफ बिदारा की स्टोरी यह है कि बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई, उस बक्सर की लड़ाई जो थी वो खत्म हुई थी इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से, जो 1765 में साइन हुआ था। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंतर्गत क्या किया गया था कि जो मीर जाफर था उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया था। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनेगा, है ना। ये आपको सॉरी बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई, नॉट बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी की लड़ाई जो होगी वो 1757 1757 में होगी। और प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला मारा जाता है, और प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर जो होता है उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, ठीक है। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई, और प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला मारा जाता है, और प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है। मीर जाफर जो था वो ये सोच रहा था कि अगर वो रॉबर्ट क्लाइव, जिसने उसे बंगाल का नवाब बनाने में मदद किया है, रॉबर्ट क्लाइव को अगर मीर जाफर अच्छा खासा गिफ्ट, अच्छा खासा पैसा दे देगा, तो रॉबर्ट क्लाइव फिर मीर जाफर को बंगाल का स्वतंत्र नवाब की तरह काम करने देगा। तो इसीलिए मीर जाफर ने प्लासी की लड़ाई के बाद जब वो बंगाल का नवाब बना तो उसने रॉबर्ट क्लाइव को अच्छे सारे गिफ्ट्स, पैसे, ये सब दे दिए। कुछ दिनों तक रॉबर्ट क्लाइव शांत रहा, लेकिन कुछ महीनों के बाद रॉबर्ट क्लाइव की दखल अंदाजी बंगाल के प्रशासन में बढ़ने लगी, और एक वक्त पे मीर जाफर कन्विंस हो गया कि जिस तरीके से वो सोचा था कि रॉबर्ट क्लाइव उसे बंगाल का स्वतंत्र नवाब की तरह काम करने देगा, वैसा रॉबर्ट क्लाइव करने वाला नहीं है। और ऐसी स्थिति में मीर जाफर जो होगा वो डच लोगों के पास हेल्प के लिए चला जाएगा कि उसे ब्रिटिश लोगों के इन्फ्लुएंस से आज़ाद डच लोग करे। और यही डच लोग जो मीर जाफर के सपोर्ट में आएंगे, इसी को कहा जाएगा बैटल ऑफ बिदारा, बिदारा की लड़ाई, जो डच जो कि मीर जाफर के सपोर्ट में आए हैं वो और ब्रिटिश लोगों के बीच में होगा। इस लड़ाई में डच लोग वॉर हार जाएंगे, और डच लोगों के इस बैटल
की हार की वजह से मीर जाफर को बंगाल की नवाबी छोड़नी होगी, और इस तरीके से मीर जाफर के बाद नया नवाब जो बंगाल का नियुक्त होता है वो होता है मीर कासिम। तो ये है बैटल ऑफ बिदारा या बैटल ऑफ चिंसूरा की स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया हुआ है कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस ये ब्रिटिश थे, विजिटेड द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर इन 1609 एज एन एनवॉय ऑफ विच इंग्लिश मोनार्क। मतलब कैप्टन विलियम हॉकिंस जो जहांगीर के दरबार में 1609 में आए थे, वो किस ब्रिटिश राजा के एम्बेसडर, किस ब्रिटिश राजा के दूत बनकर आए थे। तो ये जो विलियम हॉकिंस हैं ये ब्रिटिश हैं, और ये 1609 में आए थे, किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने क्या मार्क किया है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि विलियम हॉकिंस जो कि जहांगीर के दरबार में 1609 में आए, वो किस इंग्लिश मोनार्क, किस इंग्लिश किंग के एनवॉय मतलब दूत बनकर आए थे। इसका जो करेक्ट आंसर था, इसका करेक्ट आंसर था किंग जेम्स फर्स्ट। ठीक है, किंग जेम्स फर्स्ट जो थे वो 1603 में ही ब्रिटिश किंग बन गए थे। 1603 में किंग जेम्स फर्स्ट जो थे ही हैड बिकम ब्रिटिश किंग, और जो विलियम हॉकिंस भारत आए वो किंग जेम्स फर्स्ट के एनवॉय बनकर आए थे। और जो ये विलियम हॉकिंस थे ही वॉज वेरी फ्लुएंट इन टर्की लैंग्वेज। ठीक है, तो टर्किश लैंग्वेज में विलियम हॉकिंस काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट था, और इसी से खुश होकर, चूंकि विलियम हॉकिंस तुर्की भाषा में काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट था, इसी से खुश होकर जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंग्लिश खान का टाइटल किसको मिला था। तो इंग्लिश खान का टाइटल जो मिला था वो मिला था आपको विलियम हॉकिंस को, और विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान का टाइटल किसने दिया था, तो जहांगीर ने दिया था। टाइटल वाज गिवन बाय जहांगीर, और जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान का टाइटल क्यों दिया था, क्योंकि विलियम हॉकिंस वाज फ्लुएंट इन टर्की लैंग्वेज। ठीक है जी, टर्किश लैंग्वेज। अब ये जो विलियम हॉकिंस भारत आया था, ये एक जहाज से आया था जिस जहाज का नाम था हेक्टर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस जहाज से विलियम हॉकिंस जो है वो भारत आया था, तो हेक्टर से आया था। और किस इंग्लिश किंग का, किस ब्रिटिश किंग का वो एनवॉय बनकर आया था, तो किंग जेम्स फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट वो महारानी होगी जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी, इजंट इट। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी, उस समय इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहांगीर के दरबार में जब विलियम हॉकिंस 1609 में आया, उस समय इंग्लिश मोनार्क कौन था। तो इसका आंसर होगा किंग जेम्स फर्स्ट, जो 1603 में ही ब्रिटिश किंग बन चुका था। क्लियर है ये चीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फ्रेंच मिनिस्टर who instrumentalized the formation of the French East India Company in 1664। तो नीचे कुछ आपको फ्रेंच ऑफिसर्स के नाम दिए हुए हैं, फ्रेंच गवर्नर्स के नाम दिए हुए हैं, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन सा फ्रेंच मिनिस्टर था, फ्रेंच मंत्री था, जिसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1664 में बनी उसको बनाने में निर्णायक भागीदारी निभाई है। ठीक है, हिंदी में अगर हम लोग देख ले तो हिंदी में ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वो फ्रांसीसी मंत्री कौन था, वो फ्रांसीसी मंत्री कौन था जिसने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कार्डिनल रिचेल्यू, दूसरा दिया हुआ है फ्रैंकोइस मार्टिन, तीसरा दिया हुआ है जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स, और चौथा दिया हुआ है जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट। तो इसका आपने क्या आंसर किया था वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि वो कौन सा फ्रेंच मिनिस्टर था जिसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी उसको बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। आपके ऑप्शन दिए हुए थे, इसका जो करेक्ट आंसर होता वो डी होता, जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट। ये जो जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट है ये आपको फ्रांस का
फाइनेंस मिनिस्टर था, ही वॉज फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर, तो फ्रांस का ये वित्त मंत्री था। और इस समय जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी थी, इस समय फ्रांस का किंग जो था वो था लुइस 14। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1664 में, उस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो उस समय फ्रांस का राजा जो था वो था आपको किंग लुइस 14, किंग लुइस 14। और उस समय फ्रांस का जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो था जॉन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट। और जॉन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट ने अहम भूमिका निभाई थी। जॉन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के लिए किंग लुइस 14 को कन्विंस किया था। और इसीलिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में सरकार का कंट्रोल ज़्यादा होता था। अगर भविष्य में भी हम लोग देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी ज़्यादा सफल रही भारत में। उसका कारण यही था क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पूरी तरीके से एक प्राइवेट एंटिटी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश सरकार का दखल अंदाजी ज़्यादा नहीं था, और इसीलिए कोई भी महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं होती थी। जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में सरकार का दखल अंदाजी ज्यादा था, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना ही गई थी फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए, और सरकार के ज्यादा दखल अंदाजी होने की वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से अपने डिसीजन मेकिंग के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसकी वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा स्लो थी। और ये भारी खामियाजा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बाद में उठाना भी पड़ेगा। तो यहां जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया है, तो इसका आंसर होता आपका जॉन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट, जेबी कॉलबर्ट। और अगर फ्रेंच लोगों की पहली फैक्ट्री हम लोग देखें तो फ्रेंच लोगों की पहली फैक्ट्री जो भारत में बनी है वो बनी है सूरत में। ठीक है, तो ये भी एक आयरनी है कि ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों की पहली फैक्ट्री जो बनी है भारत में वो कहाँ बनी है? सूरत में बनी है, सूरत जो कि गुजरात में है। और फ्रेंच लोगों की पहली फैक्ट्री जो गुजरात में सूरत में बनी वो आपको 1668 में बनी है। तो कंपनी बनी है 1664 में, लेकिन भारत में पहली फैक्ट्री जो फ्रेंच की बनी है वो कब बनी है? 1668 में। इसके बाद मसूलीपट्टनम दूसरा फैक्ट्री होगा फ्रेंच लोगों का, और मसूलीपट्टनम जो इन्होंने बनाया है वो बनाया है 1669 में, 1669 में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि इनमें से वो फ्रेंच मिनिस्टर कौन था जिसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आपका आंसर था डी, जॉन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर द बैटल ऑफ वांडीवास की लड़ाई डिमॉन्स्ट्रेटेड द मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ अ स्मॉल डिसिप्लिन्ड यूरोपियन फोर्स ओवर अ मच लार्जर ट्रेडिशनल इंडियन आर्मी। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि ड्यूरिंग सेकेंड कार्नेटिक वॉर ड्यूप्लेक्स वॉज सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग द डिफेंस ऑफ आर्कॉट। आर्कॉट जो था वो आपको कार्नेटिक का राजधानी था। और तीसरा है द ट्रीटी ऑफ पेरिस कॉन्क्लूडेड इन 1763 ब्रॉट एन एंड टू द थर्ड कार्नेटिक वॉर। अगर हम लोग स्टेटमेंट में देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला लिखा हुआ है, प्रथम कार्नेटिक युद्ध के दौरान वांडीवास के युद्ध ने एक छोटी अनुशासित यूरोपीय सेना की एक बहुत बड़ी पारंपरिक भारतीय सेना पर सैन्य श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया। फिर से इसको पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर द बैटल ऑफ वांडीवास डिमॉन्स्ट्रेटेड द मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ अ स्मॉल डिसिप्लिन्ड यूरोपियन फोर्स ओवर अ मच लार्जर ट्रेडिशनल इंडियन आर्मी। ये गलत स्टेटमेंट है, और ये गलत स्टेटमेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो बैटल ऑफ वांडीवास है, वांडीवास की लड़ाई, ये आपको फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से जुड़ी हुई है ही नहीं। बैटल ऑफ वांडीवास की लड़ाई 1760 में हुई है,
और बैटल ऑफ बांडीवास थर्ड कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड बैटल है, और स्टेटमेंट में बैटल ऑफ बांडीवास को फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से जोड़ा गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा। देखिए, कार्नेटिक वॉर आपने पढ़ा होगा, कार्नेटिक वॉर को एंग्लो ब्रिटिश वॉर भी कहते हैं, और 3 कार्नेटिक वॉर हुआ है, कार्नेटिक वॉर कहिए और एंग्लो फ्रेंच वॉर कहिए। कार्नेटिक वॉर और एंग्लो फ्रेंच वॉर ये दोनों एक ही है। तो पहला कार्नेटिक वॉर जो है वो आपको 1746 से 1748 तक भारत में चलेगा। वैसे कहीं कहीं पे आपको 1740 भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट होते रहेगा ऑस्ट्रिया के टेरिटरी को लेकर। इंडिया में हम लोग देख रहे हैं तो पहला कार्नेटिक वॉर 1746 से 1748 तक चलेगा, और ये कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ एक्सिला चैपल से खत्म होता है। इस टॉपिक में ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कार्नेटिक वॉर 1746 से 1748 तक चला, और ये पहला कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ एक्सिला चैपल से खत्म हुआ है। और ये जो कार्नेटिक वॉर है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, इसमें एक इंपॉर्टेंट लड़ाई जो है वो है बैटल ऑफ सेंट थॉम। सेंट थॉम की लड़ाई जो है वो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से जुड़ी हुई है, जबकि क्वेश्चन में बैटल ऑफ वांडीवास को फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से जोड़ा गया था, तो ये गलत है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बाद सेकंड कार्नेटिक वॉर जो हुआ है, सेकंड कार्नेटिक वॉर, वो 1749 से 1754, 1749 टू 1754 तक चला है, और ये कार्नेटिक वॉर खत्म हुआ है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के तहत। तो पहला कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ एक्सिला चैपल से खत्म हुआ है, दूसरा कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से खत्म हुआ है, और ये सेकंड कार्नेटिक वॉर जो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से खत्म हुआ है, इस ट्रीटी के अंतर्गत ड्यूप्लिक्स जो कि फ्रेंच गवर्नर था उसको वापस फ्रांस बुला लिया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस ट्रीटी, किस संधि से ड्यूप्लिक्स को वापस फ्रांस बुला लिया गया, तो सेकंड कार्नेटिक वॉर। और सेकंड कार्नेटिक वॉर खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से। और थर्ड कार्नेटिक वॉर अगर हम लोग बात करें तो थर्ड कार्नेटिक वॉर 1758 से 1763, 1758 से 1763 तक चला है, और ये थर्ड कार्नेटिक वॉर खत्म हुआ है थ्रू ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि से। और ये जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है इससे जुड़ा हुआ है बैटल ऑफ वांडीवाश। तो बैटल ऑफ वांडीवाश थर्ड कार्नेटिक वॉर से जुड़ा हुआ है, बैटल ऑफ सेंट थॉम फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से जुड़ा हुआ है, और सेकंड कार्नेटिक वॉर से जुड़ा हुआ है बैटल ऑफ अंबर, अंबर की लड़ाई। क्लियर है? ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। अब स्टेटमेंट फिर से हम लोग चेक करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि ड्यूरिंग सेकेंड कार्नेटिक वॉर, सेकेंड कार्नेटिक युद्ध के दौरान ड्यूप्लिक्स was सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग द डिफेंस ऑफ आर्कॉट। ये गलत है। दूसरी कार्नेटिक वॉर के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने एक सरप्राइज अटैक आर्कॉट पे किया था। आर्कॉट जो था वो चंदा साहिब की राजधानी थी, और लगभग 51 से 53 दिन, 51 से 53 डेज तक रॉबर्ट क्लाइव जो था वो आर्कॉट को कंट्रोल कर रहा था। आर्कॉट पे फ्रांस लोगों का जो कंट्रोल था वो लगभग 51 से 53 दिनों तक स्थापित नहीं हो पाया था। तो दूसरी जो स्टेटमेंट दी हुई है कि दूसरे कार्नेटिक वॉर के दौरान ड्यूप्लिक्स जो था वो आर्कॉट का डिफेंस करने में सक्सेसफुल रहा, ये गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट दे रहा है द ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि जिससे थर्ड कार्नेटिक वॉर खत्म हुआ है, द ट्रीटी ऑफ पेरिस कंक्लूडेड इन 1763 ब्रॉट एन एंड टू द थर्ड कार्नेटिक वॉर। ये बिल्कुल सही है, ठीक है जी। कभी हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ पेरिस से तीसरी कार्नेटिक वॉर जो है वो खत्म होगी, इजंट इट? तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि करेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला और तीसरा गलत है ना जी? पहला और दूसरा गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, तीसरा तो सही है कि ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंतर्गत थर्ड कार्नेटिक वॉर खत्म हुआ। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट 1 और 2 है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओनली 1 एंड 2। ओनली 1 एंड 2 जो था वो गलत स्टेटमेंट था। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप लोगों ने क्या इसका टिक लगाया था, ठीक है? सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 7, अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। यहाँ पे कुछ कारण दिए गए हैं और इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुगल सल्तनत के टूटने का क्या कारण था। हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द मुगल आर्मीज वेयर लार्जली ऑर्गेनाइज्ड ऑन फ्यूडल लाइंस वेयर सोल्जर्स ओड अलीजियंस टू देयर इमीडिएट फ्यूडल लॉर्ड रादर दैन द एम्परर। मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो ये कह रहा है कि मुगल सेनाएं काफी हद तक सीमांती आधार पर संगठित थी, जहां सैनिक सम्राट के बजाय अपने तत्काल सामंती स्वामी के प्रति निष्ठा रखते थे। यह सही स्टेटमेंट है। मुगल की जो आर्मी होती थी वो ज्यादातर फ्यूडल लाइंस पे ऑर्गेनाइज होती थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये जो आर्मी, जैसे कि मान लीजिए कोई लोकल रूलर है, बोरिंग रोड का कोई रूलर है, या फिर कोई बोरिंग रोड का कोई नोबल है जो मुगलों के लिए वफादारी रखता है, तो मुगल लोग क्या करेंगे कि ये जो बोरिंग रोड का जो एम्परर रहेगा या बोरिंग रोड का जो ट्राइबल चीफ रहेगा या फिर बाहुबली रहेगा, इसको कहा जाएगा कि आप आर्मी मेंटेन कीजिए मुगलों के लिए। इसी को हम लोग मनसबदारी सिस्टम भी कहते हैं। मनसबदारी सिस्टम जो होगा वो आपको अकबर लाता है, जिसके अंतर्गत मनसब डिसाइड किया जाता था। 2000 का मनसब, 3000 का मनसब, 200 का मनसब। मनसब क्या होता था? तो मनसब के जो मनसब के आगे नंबर लिखा रहता था, 200 का मनसब, 300 का मनसब, 500 का मनसब। ये नंबर दिखाता था कि उस नोबल के पास कितनी आर्मी का कंट्रोल है। तो अगर किसी के पास 200 का मनसब है, इसका मतलब कि वो नोबल 200 आर्मी को कमांड कर सकता है। और मनसबदारी सिस्टम के अंतर्गत रैंक भी निकाला जाता था। तो जो मुगल्स में सैनिक होते थे वो ज्यादातर, सारे मुगल सैनिक तो नहीं, लेकिन ज्यादातर मुगल सैनिकों का जो संगठन होता था, जो रिक्रूटमेंट होता था, वो फ्यूडल लाइंस पे होता था। और इसी की वजह से मुगल आर्मी की लॉयल्टी सबसे ज्यादा उन फ्यूडल लॉर्ड्स के प्रति होती थी जिसने उनको रिक्रूट किया था, जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मुगल की आर्मी जो थी वो लार्जली फ्यूडल लाइंस पे ऑर्गेनाइज होती थी, और जो सैनिक होते थे, जो सोल्जर्स होते थे, उनकी अलीजियंस, उनकी वफादारी इमीडिएट फ्यूडल लॉर्ड के प्रति होती थी रादर दैन एम्परर। ये बिल्कुल सही है। बाद में ये भी डिक्लाइन का एक कारण बनेगा। दूसरा है, औरंगजेब्स प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स इन द डेक्कन सिवियरली डिप्लेटेड द इंपीरियल ट्रेजरी। औरंगजेब का जो दक्कन पे लगातार सैन्य अभियान रहा, उसने मुगल खजाने को खाली कर दिया, और ये भी मुगलों के टूटने का या पतन का एक कारण बनेगा। बिल्कुल सही है। 1681 से 1707, 1681 से 1707, लगभग 26 साल जो है, लगभग 26 ईयर्स औरंगजेब ने दक्कन को जीतने में, दक्कन में मराठास लोगों का कंट्रोल क्रश करने में लगा दिया। और ये जो 26 साल का वॉर कैंपेन जो औरंगजेब ने परस्यू किया, इसकी वजह से मुगल खजाना, मुगल ट्रेजरी पर काफी भारी मतलब कि इफेक्ट पड़ा, जो कि एक कारण बनेगा मुगलों के पतन का। तो सेकंड स्टेटमेंट भी दिया हुआ है कि औरंगजेब का प्रोलॉन्ग्ड वॉर दक्कन में उसने इंपीरियल ट्रेजरी को सिवियरली इफेक्ट किया। यह भी एक सही आपको कारण है जिसकी वजह से मुगलों का पतन होगा। और तीसरा पूछ रहा है, द लैक ऑफ अ डेफिनिट लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर रिजल्टेड इन डिस्ट्रक्टिव वॉर ऑफ सक्सेशन एवरी टाइम अ रूलर डाइड। प्राइमोजेनिचर कहते हैं, प्राइमोजेनिचर उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जहां पर पिता की मृत्यु के बाद जो बड़ा बेटा होता है, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, वो बादशाह बनता है। और मुगलों के समय में, मुगलों के टाइम पे ये जो प्राइमोजेनिचर का कॉन्सेप्ट था, ये वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं था। ये स्टेटमेंट दे रहा है। मतलब प्राइमोजेनिचर कहते हैं कि अगर कोई राजा की मृत्यु हो गई, राजा का देहांत हो गया, तो उस राजा के बाद उसका बड़ा बेटा जो होगा वही राजा बनेगा। इसको प्राइमोजेनिचर कहते हैं। और मुगलों
वास्तव में प्राइमोजेनिचर का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्लियरली डेफिनेटिव नहीं था, स्पष्ट रूप से नहीं था। और इसलिए हम लोग देखते थे जब भी कोई राजा का डेथ होता था तो फिर उस राजा के जो बेटे होते थे वो आपस में संघर्ष करते थे गद्दी के लिए। और जब जब संघर्ष चलेगा उतने दिनों तक क्या रहेगा, इंटरनल स्टेबिलिटी रहेगी एम्पायर में। और ये भी एक कारण बनेगा जिसकी वजह से बाद के दिनों में लैटर मुगल्स अगर हम लोग देखते हैं तो लैटर मुगल्स में ये वॉर ऑफ सक्सेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसकी वजह से मुगल्स लोग बाद में डिक्लाइन भी होते हैं और मुगल नोबल्स लोग पावरफुल होंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। और इस तरीके से मुगलों के पतन का कारण ये तीनों है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होता है इसका डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। आपने क्या ऑप्शन लिखा था वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दे सकते हैं। आपको क्या लगा था कि मुगलों के पतन का इनमें से कौन सा कारण होगा? अगर आपने डी लिखा है तो सही है। और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो बीपीएससी आजकल इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रही है। उसी फॉर्मेट पे हम लोगों ने भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन डिजाइन किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जा सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, और ये हमारे स्प्रिंट टेस्ट में भी आया हुआ है, जो बीसीडब्ल्यू का स्प्रिंट टेस्ट होता है उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में लड़ी गई थी बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश फोर्सेस। ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी में। तो इसमें पूछ रहा है बैटल ऑफ प्लासी का इमीडिएट कॉज क्या था। अगर हिंदी में हम लोग देखें इस क्वेश्चन को तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्लासी के युद्ध का तत्कालीन कारण थी, तात्कालिक कारण। तो इसमें से देखिए दिया हुआ है द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में साइन हुई है। प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई से जुड़ी हुई है और इसीलिए ए तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा दिया हुआ है द ब्लैक होल इंसिडेंट। ब्लैक होल इंसिडेंट आपको पता ही होगा कि ब्लैक होल इंसिडेंट वो प्रकरण है जब बंगाल के राजा सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिश सैनिकों को फोर्ट विलियम के छोटे से कमरे में बंद करवा दिया था। और इस 146 सैनिक में से 123 सैनिकों की मौत हो गई थी, है ना। वही है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी जो होगा वो 20 जून 1756 की घटना है। और ब्लैक होल ट्रेजेडी का स्टोरी ये था कि 1756 तक आते आते फिर से ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध के आसार दिखने लगे थे। और ऐसी स्थिति में कलकत्ता में जो ब्रिटिश और फ्रेंच मर्चेंट लोग थे उन लोगों ने अपनी फैक्ट्री की किलाबंदी करनी स्टार्ट कर दी थी। मतलब 1756 तक आते आते ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों के बीच में फिर से युद्ध हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में कलकत्ता में जो ब्रिटिश और फ्रेंच मर्चेंट्स थे उन लोगों ने अपनी फैक्ट्री की किलाबंदी, फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया था। उस समय के तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। और जब सिराजुद्दौला को यह पता चला कि ब्रिटिश और फ्रेंच लोग बिना इनके अनुमति के, बिना इनके परमिशन के अपने अपने फैक्ट्री की किलाबंदी, फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया है, तो सिराजुद्दौला ने दोनों पार्टी ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों को अपनी किलाबंदी, फोर्टिफिकेशन तत्कालीन रूप से बंद करने का आदेश दिया। फ्रेंच लोगों ने सिराजुद्दौला का ऑर्डर माना और फ्रेंच लोगों ने अपनी फैक्ट्री की फोर्टिफिकेशन बंद कर दी। जबकि ब्रिटिश, जिनका एक बार मतभेद सिराजुद्दौला से फर्रुखशियार के फरमान को लेकर हो चुका था, ब्रिटिश लोगों ने अपनी किलाबंदी, अपनी फोर्टिफिकेशन एक्टिविटी को नहीं रोका, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला क्रोधित हो जाएगा। और सिराजुद्दौला 146 ब्रिटिश कंपनी के सर्वेंट्स लोगों को फोर्ट विलियम, जो कि कलकत्ता में एक फोर्ट है, फोर्ट विलियम के एक छोटे से कमरे में बंद करवा देगा। तारीख होगा 20 जून 1756, 20 जून 1756। और पूरे रात भर में क्या होगा कि 146 में से 123
प्रिजनर्स जो होंगे वो सफोकेशन से मारे जाएंगे। इसी प्रकरण को द ब्लैक होल इंसिडेंट कहते हैं और ये ब्लैक होल इंसिडेंट इमीडिएट कारण था बैटल ऑफ प्लासी का, जो हमारा क्वेश्चन का डिमांड है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो था वो था क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। और ये हमारे स्प्रिंट टेस्ट, बीसीडब्ल्यू के स्प्रिंट टेस्ट में भी पूछा गया था। आपने क्या आंसर दिया था इस क्वेश्चन का वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ था, द अलायंस ऑफ नवाब विद द मराठास, ये वेग ऑप्शन है। चौथा है द रेफ्यूजल ऑफ द नवाब टू ग्रांट दीवानी राइट्स टू द कंपनी, ये भी गलत है। दीवानी राइट्स की बात जो है वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होगी, इलाहाबाद की संधि, उसमें दीवानी राइट्स मतलब लैंड रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स की बात आती है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये इस कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है, ठीक है। और इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का कि बैटल ऑफ प्लासी का इमीडिएट कारण, तत्कालीन कारण क्या बना, उसका ऑप्शन होगा बी, दैट इज द ब्लैक होल इंसिडेंट, जो 20 जून 1756 को हुआ। और इसमें 146 इंग्लिश प्रिजनर्स को बंद कर दिया गया था। कहाँ? फोर्ट विलियम में। और फोर्ट विलियम कहाँ पे फोर्ट है? तो कैलकाटा में। फोर्ट विलियम जो कि आपको कैलकाटा में है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक इंपैक्ट्स फॉलोइंग द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई, बक्सर की लड़ाई के बाद आर्थिक प्रभाव क्या पड़े उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हिंदी में अगर हम लोग देखें तो हिंदी में है कि बक्सर के युद्ध के बाद हुए आर्थिक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द पपेट नवाब्स वेयर फोर्स sorry the puppet nawabs were sorry the puppet nawabs were forced to pay heavy war indemnities to the company। मतलब कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बक्सर की लड़ाई के बाद जो जो नवाब बंगाल के बने, जो कठपुतली नवाब थे, जिनको ब्रिटिश लोगों ने, कंपनी लोगों ने नवाब बनाया था, जिनको इतिहास में पपेट नवाब कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है कि जो पपेट नवाब्स थे वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनको हेवी वार इंडेमनिटी, हेवी वार इंडेमनिटी कहते हैं युद्ध का खर्च देना पड़ा कंपनी को। ये बिल्कुल सही है, इजंट इट। जो पपेट नवाब्स थे उनको गिफ्ट देना पड़ा था। रॉबर्ट क्लाइव को गिफ्ट दिया था किसने? मीर जाफर ने। तो ये स्टेटमेंट सही है। हिंदी में देखें, हिंदी में इसी स्टेटमेंट को क्या कहा गया है? हिंदी में कहा गया है कि कठपुतली नवाबों को कंपनी को भारी युद्ध क्षतिपूर्ति देने के लिए विवश किया गया। ये बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि द ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ फ्रॉम बंगाल बिगैन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल टू फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मतलब बक्सर की लड़ाई के बाद जो बंगाल का खजाना होगा उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाने लगा कंपनी के युद्ध को फाइनेंस करने के लिए और कंपनी के खर्चे और ट्रेड इन्वेस्टमेंट की पूर्ति के लिए। हिंदी में अगर हम लोग देखें तो हिंदी में लिखा हुआ है कि कंपनी के खर्चों और व्यापारिक निवेशों के वित्त पोषण के लिए बंगाल से धन का निष्कासन अभूतपूर्व पैमाने पर शुरू हुआ। बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में साइन होगी, जिसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंतर्गत, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 1765 में साइन की गई, जिससे बैटल ऑफ बक्सर खत्म हुआ, इस इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स मतलब कहते हैं लगान वसूल करने का अधिकार। दीवानी राइट्स जो था बंगाल का वो दे दिया गया था कंपनी को। और निजामत राइट्स, निजामत राइट्स मतलब कानून प्रशासन, निजामत राइट्स मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर बंगाल का दे दिया गया था नवाब के पास। ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर खत्म होती है इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंतर्गत। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंतर्गत कंपनी को बंगाल का लगान वसूलने का अधिकार दे दिया जाता है, जिसको दीवानी राइट्स कहते हैं। और साथ ही साथ बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उसका जिम्मा दे दिया जाता है बंगाल के नवाब को। तो 1765 के बाद जो बंगाल की जनता को
दोहरी शासन के अंतर्गत रहना पड़ा। अब यहाँ पे दो अथॉरिटी है जिस पर बंगाल की जनता पर कंट्रोल जो रख रही है। जहां तक बंगाल की जनता को लैंड रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स की बात होती तो बंगाल की जनता को कंपनी के पास जाना होता, और जहां बंगाल की जनता को लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई अगर मसला होता तो बंगाल की जनता को नवाब के पास जाना होता। तो ये जो अरेंजमेंट बना बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जिसके अंतर्गत बंगाल की जनता को दो अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट रखा गया, इसी को डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल कहते हैं। डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल 1765 से 1772 तक चलेगा। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद जो अरेंजमेंट बंगाल में बनी उसको डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल कहते हैं, जो 1765 से लेकर 1772 तक चलेगी। और इन 7 सालों में कंपनी को चूंकि दीवानी राइट्स, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिला हुआ था, तो कंपनी ने सबसे पहले लैंड रेवेन्यू रेट्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिए, और साथ ही साथ बंगाल के खजाने पे भी कंपनी का काफी ज्यादा कंट्रोल बढ़ गया, और कंपनी बंगाल के खजाने का इस्तेमाल जो भारत में कंपनी युद्ध लड़ रही थी उसके खर्चे को पूरा करने के लिए करने लगी, और साथ ही साथ कंपनी के जो भी निवेश इन्वेस्टमेंट थे भारत में उनकी पूर्ति के लिए भी बंगाल के खजाने का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसकी वजह से 1770 में ग्रेट बंगाल फेमाइन हमें देखने को मिलता है। तो ग्रेट बंगाल फेमाइन जो 1770 में हुआ वो कंपनी के द्वारा बंगाल के खजाने का एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ही हुआ। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ, बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल के खजाने से वेल्थ, धन का ड्रेन होने लगा, और बंगाल के खजाने का इस्तेमाल कंपनी के खर्चे, कंपनी के निवेश और कंपनी के युद्ध को फाइनेंस करने के लिए किया जाने लगा। यह बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन पूछ रहा था विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इज और आर करेक्ट, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पपेट नवाब्स को बंगाल के मतलब कि कंपनी को हेवी वॉर इंडेमनिटी दिया जाने लगा, ये सही है। दूसरा भी सही है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका होगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आपने क्या टिक लगाया था वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हु अबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट प्रिवेलेंट इन बंगाल। तो कुछ गवर्नर जनरल के नाम दिए गए हैं और इनसे पूछा जा रहा है कि डुअल गवर्नमेंट किसने एबॉलिश किया, किसने खत्म किया। तो डुअल गवर्नमेंट मैंने आपको अभी बताया कि 1765 से लेकर 1772, 1765 टू 1772 का जो फेज है ये बंगाल में डुअल गवर्नमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस फेज में जो बंगाल की जनता थी, जो बंगाल की पॉपुलेशन थी, वो दो अथॉरिटी के अधीन होती थी। बंगाल की पॉपुलेशन जहां तक दीवानी पावर की बात थी, ये किसके पास थी? कंपनी के पास। दीवानी मतलब होता है लैंड रेवेन्यू को वसूलने का पावर, और निजामत पावर जो था, लॉ एंड ऑर्डर का पावर, वो दे दिया गया था बंगाल के नवाब को। और ये जो अरेंजमेंट था जो 1765 से 1772 तक रही, जिसमें बंगाल की जनता को दो अथॉरिटी को फेस करना पड़ता, इसी को डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। इसको स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और इस डुअल गवर्नमेंट को खत्म किया है किसने? आप कमेंट बॉक्स में बता दे सकते हैं किसने खत्म किया है, क्या आपको लगता है? तो खत्म किया है इसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, तो डुअल गवर्नमेंट को स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में, और इसको खत्म किया है वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन पूछ रहा था कि किसने एबॉलिश किया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का था डी। और इस तरीके से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के अराइवल ऑफ यूरोपियंस और बंगाल के नवाब से क्वेश्चंस बन सकते थे, जिन टॉपिक से, उन टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड आई होप कि आप लोगों को भी जानकारी मिली होगी। कैसा लगा आपको हम लोगों का ये कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज? आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो जिसके अंतर्गत हम लोग अपने CBS कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज को और अच्छा कर सकते हैं, तो कृपया कर आप उन सजेशंस को भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।